ना ना। दोनों पीछे बैठ जाओ। सचिन कुमार, 2 स्थान पीछे पहुंच जाओ। ये बैठे थे दोनों, वहां पहुंचो। जिस पॉइंट पे कल हम थे, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, तो कल हमने एक बातचीत तो पढ़ ली। क्या? कि एक बॉर्डर किसका? आज के पाकिस्तान का। किससे लग रहा है? अफगानिस्तान से। और उस लाइन का नाम क्या है? डुरंड रेखा। जो कब बनी थी? 8 अगस्त 1919 को सर डुरंड ने खींची थी, तभी नाम क्या पड़ा? डुरंड रेखा। ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच रावलपिंडी की संधि के तहत। इतनी बात हमने पढ़ी। और दूसरा, एक आदमी हमारा बंटवारा करने चला आया, भारत और पाकिस्तान का, ब्रिटेन का एक जज, सर रेडक्लिफ। और उसने एक लाइन खींची नक्शे पे। नक्शे भी इतने एडवांस थे नहीं जितने आज हैं। ठीक। और यहां से बंटवारा किया कहां तक? पंजाब तक। कश्मीर में बंटवारा क्यों नहीं हुआ? ये लाइन वहां क्यों नहीं पहुंची? और मौके पे हमें कब्जा क्यों नहीं दिया कि ये तुम्हारे पास है? क्यों? कि जब अंग्रेज गए तो भारत के चले गए 562 टुकड़े करके। कितने? 562 देसी रियासतें थी उस समय यहाँ पे भारत में। क्यों? तुमने हिस्ट्री पढ़ रखी है, यहाँ जिक्र आ लिया बात का। क्या है? कि सबसे पहले भारत में जब छोटी छोटी रियासतें थी तो मुगल सत्ता के बाद ये अलग अलग हुई थी। मुगल सत्ता के बाद कौन बना था? 3 मार्च 1707 वो दिन था जब कौन मर गया? औरंगजेब। और औरंगजेब के मरते ही उसके पुत्र आपस में लड़ रहे हैं। और उत्तर भारत सहित दक्षिण भारत तक के हर राजा
जो कभी इसके अधीन थे वो सब क्या हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आजाद। हैदराबाद का निजाम, निजाम उल मुल्क क्या हो जाता है अलग, और क्या करता है हैदराबाद रियासत की स्थापना। सादत खां, सादत सआदत खां स्थापना करता है किसकी, अवध की। इसी निजाम का नाम था क्या, चिनकिलिच खां। बंगाल की स्थापना करता है कौन, मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत टुकड़ों के अंदर बट रहा था। ये टुकड़े क्योंकि अब कोई आपस में सेना नहीं है, सत्ता कमजोर पड़ चुकी है, और यहां बनती है क्या, सैकड़ों रियासतें। कितनी, आजाद होने तक भी कितनी रहती हैं, एट द टाइम ऑफ 1947। इनके प्रति जो अंग्रेजों की नीति थी वो दो प्रकार की थी। जब मुगल सत्ता कमजोर पड़ रही थी और कंपनी केवल व्यापार करने आई थी, उसे किसी बात से कोई मतलब नहीं था। ठीक, ब्रिटेन में उद्योग चल रहे थे और यहां से बढ़िया कच्चा माल मिल रहा था। हर प्रकार के उद्योग के लिए जूट चाहिए, जूट मिलेगा। जूट की वर्ल्ड की सबसे पहली फैक्ट्री किसने खोली, ब्रिटेन ने। और कहां लगाई, डंडी, डंडी स्कॉटलैंड, वर्ल्ड की सबसे पहली जूट फैक्ट्री। और पूरे वर्ल्ड में जूट में नंबर 1 कौन, उस समय का भारत। पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड का जूट लगभग 70-80% केवल एक ही देश में है, आज का बांग्लादेश और भारत। तो जूट यहां और फैक्ट्री वहां। तो अब कुछ भी करे क्या करो, जूट लेके जाओ यहां से। पूरे वर्ल्ड में मसालों में, कपास में, रेशम में, नील में, कपड़ों के हर चीज में वर्ल्ड में नंबर 1 उस समय का। पूरे विश्व के व्यापार में भारत का हिस्सा 25%। और $1 में कितने आते, $13। यूएस से आदि कहीं भी नहीं थे, क्योंकि उस समय वस्तुओं का ही व्यापार था और हमारे सामान की डिमांड पूरे वर्ल्ड में थी। और पूरे वर्ल्ड के व्यापारी समुद्र में भटक रहे थे कि एक बार भारत का रास्ता मिल जाए, और रास्ता मिलेगा व्यापार शुरू। कौन आ गया, वास्को डी गामा। और फिर तो लाइन लग गई। ठीक, समुद्री राजकुमार किसे कहते हैं, वास्को डी गामा, समुद्र से आने वालों का राजकुमार जो पहली बार आया। जब सारे भारत में ऐसी रियासतें बट गई तो स्टार्टिंग में आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजों ने कभी एक को हराया, कभी दूसरे, कभी तीसरे, कभी चौथे, आहिस्ता आहिस्ता सब हरा लिए। और ये शुरुआत कहां से की, बंगाल और बिहार से। इन्हें पहले आपस में भिड़ाकर सन 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, जिसके बाद होती है एक संधि 1765 में इलाहाबाद की संधि। संधि में क्या होता है कि बंगाल बिहार की दीवानी के अधिकार आपको मिल गए, लगान आप ले लियो बस। और लगान हाथ से गई और पैसा हाथ से गया, खजाने खाली हो गए और अंग्रेज क्या हो गए, ताकतवर। क्या तो अब तक व्यापार कर रहे थे, क्या अब जो पॉलिटिक्स है उसमें भी आ गए हैं। इस कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सारे भारत पे कब्जा करना शुरू किया। जो कब्जे में नहीं आ रहे थे अब उन्हें हड़पेंगे। और क्या चलाई, एक आदमी आया, पढ़ी आपने हिस्ट्री, तुम्हारे देश की हिस्ट्री है ये, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी क्या लेके आया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प की नीति। राज्य हड़प लेंगे क्यों, कि अगर तुम सही से राज नहीं करने के तो हड़प लेंगे, तुम्हारी संतान नहीं होगी तो हड़प लेंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई का कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने एक पुत्र गोद ले लिया। क्या नाम था उसका, क्या क्या नाम था, दामोदर राव। ठीक, इसने क्या कहा कि हम इसे मान्यता नहीं देने के। अवध के नवाब, अवध के नवाब
तुम शासन क्या चला रहे, बेकार कुशासन। क्या आरोप लगाया कि तुम तो शासन ठीक नहीं चला रहे। और आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसे संभलपुर, बघाट, कौन, अवध, झांसी, दुनिया भर की सतारा सब छीन ली किसने। तो राजाओं के अंदर हड़कंप मच गया कि अंग्रेजों से कैसे बचे। और समस्या क्या आ गई, ये बढ़ता बढ़ता संघर्ष क्या तब्दील हुआ, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। और इनके हाथ से राज लगभग 3 दिन में चला गया, बस 3 दिन लगे। 3 दिन में उत्तर भारत में कौन आ गए, हर जगह अपने आदमी। लेकिन फिर वही समस्या कि आदमी तो अपने आ गए, बताओ भारत कौन चलाएगा। तो अंतिम में फिर सब कहां पहुंचे, बहादुर शाह जफर के पास, बूढ़ा आदमी, उसके बस का कुछ नहीं अब। और सबने मिलके 10 मई को कब्जा कर लिया, कहां, मेरठ में, क्रांति दिवस। और 10 मई को शाम के टाइम क्या चल पड़े, सुबह से लेके शाम लगी, सब अंग्रेज भाग गया, मार दिए। और सब कहां भाग रहे थे, पहाड़ों की ओर। किसके पास, सुदर्शन शाह के पास। ठीक, 10 मई को कब्जा कर लिया और कहां चले गए, पैदल ही शाम तक दिल्ली पहुंच गई पूरी भीड़। किसके दरबार में, लाल किले में, बहादुर शाह जफर के पास। उसे बनाया अपना नेता, लेकिन ना उसके पास पैसा, ना उसके पास सेना, कुछ भी नहीं उसके पास। तो फिर वही समस्या कि एक कमजोर आदमी पकड़ लिया, ना नेतृत्व, ना हथियार, ना कोई बड़ी सेना, जन विद्रोह है, कब तक चलेगा। अंग्रेजों ने आहिस्ता आहिस्ता फिर कब्जा कर लिया। और तब से इनकी नीति बदल गई। क्यों बदल गई, जिन जिन पे कब्जा कर रहे थे, कुछ तो हो गए इनके विरोध में 1857 में, और कुछ बन गए इनके साथी पक्के। कौन, सिंध के राजा, पटियाला के राजा, भोंसले, सिंधिया, ये सब इनका साथ देते हैं खुल के। किसके विरुद्ध, इस क्रांति को दबाने के लिए। और कौन, 1857 क्रांति, पता नहीं आपको पता है कि पता नहीं कुछ। एक आदमी को रानी ने बहुत भयंकर बेइज्जती करने के बाद भगाया, उसका नाम था ह्यूरोज। कौन, ह्यूरोज। और उसने कसम खा ली, रानी को मारूंगा भी, सर काटूंगा, इसका कहां टांग दूंगा, मेन गेट के दरवाजे पे, ताकि हर एक आदमी देख ले कि हम कितने खतरनाक। कौन कह रहे हैं, अंग्रेज। यही एग्जाम्पल था, कौन, पूरे भारत को सबक सिखाने के लिए जलियांवाला बाग कांड, कि यही सिखाया जाएगा पूरे भारत में मैसेज कि कोई भी आदमी क्या ना करे अंग्रेजों के खिलाफ, कोई भी सभा आदि। तो जिस समय रानी अंतिम रूप से घायल थी, सर पे तलवार लगी हुई थी, और वो खुद ही कहती है क्या अपने सेवक को कि तुरंत लकड़ी इकट्ठा करो और मेरे ऊपर क्या लगाओ, आग, नहीं तो क्या करेगा वो आदमी। और जिसने ये काम किया, अगले ही दिन क्या हुआ, पूरी कंपनी को दावत दी अपने घर पे। किसने, सिंधिया ने, कि बड़ा अच्छा हुआ तुमने किसे मार दिया, रानी को। ठीक, वही सिंधिया आज कौन है, रानी के वंशज को भी तुमने जानते होंगे कौन है, सब खत्म हो गए। रानी के, लक्ष्मीबाई के वंशज भारत में कहीं नहीं है, कोई नहीं जानता उन्हें। और ये लोग क्या कर रहे, जो उस समय के सबसे बड़े गद्दार थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री, पूरा परिवार 50 साल सत्ता में है, राज में, पंजाब के अंदर। कौन थे, पटियाला के राजा, इनके साथ। तो ये सब क्या दे रहे हैं, इनका साथ। और यहीं से इनकी नीति बदल गई। उसी 1858 में भारत की महारानी कौन बन गई, कौन, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। और 1858 का एक कानून आया, रॉयल टाइटल्स एक्ट, रॉयल टाइटल्स एक्ट, कि कंपनी का राज पूरी तरह खत्म, इतना बेहतरीन साम्राज्य का हीरा हमारे हाथ से निकल गया होता। वो तो शुक्र है किनका, इन गद्दारों का, जो हमारा साथ दे दिया। हमारे लिए गद्दार, उनके लिए कौन है, साम्राज्य के साथी। और तब से इन्हें अवार्ड मिलना शुरू हुआ। कौन सा अवार्ड था, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर।
या ब्रिटिश एम्पायर। क्या ब्रिटिश एम्पायर के साथी जो भी लोग हैं उन्हें अवार्ड मिलेगा, उपाधियां मिलनी शुरू, किसी को सर की, या एक उपाधि और शुरू हुई, राय बहादुर। क्या चली? राय बहादुर। उत्तराखंड में यह उपाधि केवल एक ही आदमी को मिली, तारा दत्त गहरोला। ठीक, सो मत जाना, बहुत सौ को नींद से आ रही है, पता नहीं क्या कर रहे लोग, पानी वानी पी लिया करते हैं और 8 घंटे खूब सोया करते हैं। कम से कम 8 घंटे सो, तुम घबराओ ना सोने से। 8 घंटे के बाद भी बहुत सारा टाइम तुम्हें बचा पढ़ने के लिए। तुम्हारी पढ़ाई तो 8-7 घंटे में पूरी हो जाएगी बड़े आराम से, तुरंत नंबर आएगा अभी 6 महीने में। अगर तुम एक चीज से बच गए तो, मोबाइल और प्यार मोहब्बत, और तुम गए। ठीक, क्या बर्बाद होने को एक ही चीज बहुत है, किसके पास एक भी हो और दूसरी भी हो, वो तो गया बस। धरती पे उसे बचाने वाला कोई नहीं, अब उसका दिमाग सेंटर में रहता ही नहीं। तुम्हारे जीवन का बेस्ट टाइम चल रहा फिलहाल, जिनकी जॉब लगी देख लो, लोग कैसे फर्स्ट क्लास इंटरव्यू दे रहे। ठीक, क्या और सारा घर जान गया, मिठाई वालों का तांता लगा हुआ, कोई पीएम फोन कर रहा है, कोई अन्य फोन कर रहा है, और आने वाले टाइम में देश चलाएंगे। लेकिन बनते बनते कितने साल लग गए? 7 साल। कितने साल लगे? 7 साल। और यहाँ 6 महीने पढ़ाना चाह रहे आदमी। तो उसी दिन से इनकी पॉलिसी बदल गई और इन लोगों ने यहाँ के राजाओं को अपना साथी बना लिया और इनसे एग्रीमेंट किया, सीधा महारानी का एग्रीमेंट, कंपनी वंपनी कोई नहीं बीच में अब, कि आप हमारे साथी हो और जिस दिन हम देश छोड़ के जाएंगे तो आपको आजाद करके जाएंगे। तो जिस दिन देश छोड़कर गए, इनके सामने 3 विकल्प रखे। क्या? कि या तो आप चाहो तो क्या हो जाओ? आजाद। और आप आजाद नहीं होना चाहते तो क्या हो जाओ? स्वतंत्र। आजाद या स्वतंत्र, या जाओ पाकिस्तान या जाओ भारत, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काम किसे दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 562 में से सब रियासतें मिल गई, 4 को छोड़कर। 4 कौन थी ये? एक तो हैदराबाद का निजाम मान नहीं रहा था, क्या कह रहा था बार बार? कि तुम कुछ करोगे तो मेरे अब्बा आ जाएंगे, कहां से? पाकिस्तान से। बाहर पूरी मिलिट्री लगाई और एक ऑपरेशन लॉन्च किया। किस ऑपरेशन के द्वारा हैदराबाद रियासत कब्जा की गई थी? ऑपरेशन पोलो। इसकी तारीख भी आ चुकी है, क्या थी? सितंबर था 13 या 17, चेक कर लेना। ठीक, तो हैदराबाद में कब्जा कर लिया, उसने दमादम साइन कर लिया कि बाहर सेना देख लो, कोई आपकी आने वाली सेना हो तुम बांट देख ले, या आप साइन कर लो। उन्होंने फटाफट साइन कर दिए। किस पे साइन किए? जितनी भी रियासतें थी उनसे हम डबल साइन करवा रहे थे, 2 संधियों पे, ध्यान देना जरा। क्या करवा रहे थे? 2 संधियों पे साइन, 2 ट्रीटी साइन करनी थी उन्हें। क्या था उन ट्रीटी का नाम? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर। एक्सेशन का मतलब है एक्सेस, इस संधि पे साइन करो और भारतीय सेना और भारतीय पुलिस आपके राज्य में सब कुछ ग्रहण करेगी, सब कुछ कब्जा लेगी पूरा ए टू जेड। जो लॉ एंड ऑर्डर है और सिक्योरिटी है वो हमारे हाथ में आएगी। पहली संधि इसी बात की है। और दूसरी क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर, अब आपका विलय हमारे अंदर हो चुका है, भारत में आप खत्म। अब इसी बात पे बहुत से लोग क्या कह रहे थे कि चलो कर देंगे, लेकिन ये बताओ हमारे पास क्या बचेगा? कि राजमहल चलो तुम्हारा बच गया, तुम्हें छोड़ देंगे, ठीक क्या, कुछ जमीन है, कुछ चीजें और हैं, तुम्हारी निजी संपत्ति खजाने की कुछ नहीं लेने की, जाओ तुम्हें रख लो जाओ। तुम्हें क्या देंगे उल्टा? और कुछ खर्चे भी तुम्हें देंगे। क्या बोला उसे? प्रिवी पर्स। इंदिरा गांधी ने बाद में वो सब खत्म कर दिए। ठीक, तो ये 2 संधि हुई, हैदराबाद के साथ हुई। कहा? एक रियासत थी काठियावाड़, गुजरात की, वहां का राजा मुस्लिम, और कहां भाग गया? पूरे परिवार सहित, जिसकी एक कहानी बड़ी फेमस है, रानियां थी 50-40, पता नहीं गिनती नहीं, लेकिन राजा कुत्तों से भयंकर प्रेम था। हेलीकॉप्टर आया, विमान आया एक,
उसमें कुत्ते भर लिए, रानी को छोड़ गए यहीं। यानी रानी को भूल गया और कुत्ते बिल्ली ले गया। रानी अपना सामान लिए कहाँ बैठी रही बेचारी? एयरपोर्ट पे। तो पता नहीं कोई आदमी क्या कर दे। तो काठियावाड़ यहाँ क्या हुआ? जनमत संग्रह। जनता से वोट डलवाई कि राजा तो भाग गया अब फिलहाल, जनता बताए कहाँ जाना। जनमत संग्रह हुआ, रेफरेंडम, और कहाँ आए हम? भारत में, इस वाले हिस्से से। और कौन? टिहरी रियासत 1 अगस्त 1949 को मिली। और अंतिम कौन बच गई? कश्मीर। तो ये लाइन वहां इसीलिए नहीं खींच पाई, जब बंटवारा यहाँ चल रहा था 47 के अंदर, तो वहां ये क्या बैठे थे, एक सपना देख रहे थे महाराजा हरि सिंह कि 3-4 देशों के बीच में, जैसे यूरोप में स्विट्जरलैंड है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में चारों तरफ कंट्री है, एक और कौन है? फ्रांस, इटली, जर्मनी, इन सब के बीच में हमें नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, और टॉप का कंट्री कौन है? स्विट्जरलैंड। हम क्या रहेंगे? इंडिपेंडेंट। और क्या बनेंगे? स्विट्जरलैंड। लेकिन बराबर से कौन आ लिए? स्विट्जरलैंड के रक्षक। कहाँ? पाकिस्तान सेना लेके। कबायली और पाकिस्तानी सेना ने हमला बोल दिया। क्योंकि हमें मिला ही नहीं, तो ना हमारे पास कोई संधि कि वहां जाके हम क्या ले लें? सिक्योरिटी। इसके पास कौन है? 3 हिस्से। एक हिस्से में बौद्ध धर्म के लोग हैं, जम्मू के अंदर हिंदू हैं, और कश्मीर में कश्मीरी पंडित भी और मुस्लिम भी हैं। राजा ने क्या कहा कि हम रहेंगे इंडिपेंडेंट। एक और तिब्बत है, चाइना है, नेपाल है, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, सब के बीच में। और हमला हुआ कब? 26 अक्टूबर 1947 में। 1949 तक युद्ध चला, आजाद होते ही इसके साथ। ये भागकर तुरंत कहाँ मिला? दिल्ली में। और हमने बहुत सारी गलतियां कर दी इसमें। इस पे हमला हुआ है, हमारी हेल्प मांगने आया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या कह रहे हैं? ये तुरंत साइन करो 2 संधियों पे, और हम सेना भेजते हैं तुरंत। तुम्हारे लिए हम क्यों मरे? जब तुम्हें रहना है आजाद, अपनी लड़ाई खुद लड़ो जाके, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं, हमारा हिस्सा तो पंजाब है बस। ठीक। तो इसने एक संधि पे साइन किए बस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और दूसरी पे साइन नहीं किए। क्या कहा कि दूसरी पे साइन तब करेंगे जब वार रुक जाएगी। वार रुकी 1949 में। तब तक कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा किसके पास चला गया? और वार कब रुकी? संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से। और उस लाइन का नाम रखा गया लाइन ऑफ सीज फायर। क्या नाम रखा गया? लाइन ऑफ सीज फायर। जो ही लाइन ऑफ सीज फायर बाद में क्या कहलाई? 1971 में, 1972 में शिमला में सम्मेलन हुआ एक, इसी का नाम पड़ा लाइन ऑफ कंट्रोल। ना इसे आज हम मानते और ना इसे आज पाकिस्तान मानता। हम कहते हैं लाइन जाएगी यहां, ये कहते हैं लाइन जाएगी यहां। ठीक क्या? और बस मौके पर जो जहां है वो वहीं खड़ा हुआ है तब से लेके अब तक। ठीक। और इसी में जो कश्मीर में लोगों ने देखा 43 आतंकवादी कैंप चल रहे हैं, चलवाने वाली है आईएसआई और पाकिस्तान की सेना, जो फंडिंग कर रही है। अब तक हमले करने आ रहे थे भारत पे 2 गुट, जिनमें से एक का नाम है लश्कर तैयबा और एक का नाम है जैसे मोहम्मद। जैसे मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर इसका नेता, जो हमने कहा छोड़ा है? कंधार हाईजैक के बाद। और कौन? हाफिज मोहम्मद सईद। अब इनके हमलों के आरोप किस पे लग रहे थे? बार बार पाकिस्तान पे। और हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्हें सबूत दे रहे थे। अब उन्होंने बनवा दिया नया फ्रंट कि काम सब हम करेंगे, तुम नाम बदलो जरा। और क्या नाम है? पहलगांव का अटैक, टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट। रेजिस्टेंस फ्रंट। अब ये हमले कर रहे हैं खालिद मोहम्मद, इसका नेता। और ट्रेनिंग पैसा सारा कहां से आ रहा है? लश्कर तैयबा दुनिया भर से पैसा इकट्ठा कर रही है, और उसे कहां फंड कर रही है? आतंकवादी कैंपों में, जिनकी पिन पॉइंट लोकेशन हमारे पास है। भारत सरकार जब चाहे मिसाइल मारे उड़ा दे। ऐसा अटैक हम कर चुके इससे पहले आतंकवादी कैंप पर, बालाकोट स्ट्राइक, और भविष्य में कुछ होने वाला है इनके ऊपर। एक खतरनाक काम कल ही हो चुका है,
सिंधु जल संधि क्या हो चुकी है, रोक दी गई है, खत्म नहीं हुई, रोक दी गई है। ठीक, और जो अब 3 नदियों का पानी इनके पास जा रहा था वो सब क्या होने वाली, डाइवर्ट, आने वाले 5-7 साल में डैम बनने के बाद। ठीक, व्यापार पूरी तरह बंद कर दिया, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया। ठीक, इनकी एम्बेसी खत्म कर दी। एम्बेसी क्या है भारत में, जासूसी का सबसे बड़ा अड्डा। सारी आईएसआई कहाँ बैठी है, उसी के अंदर, और वहीं से कर रही है इंडिया को डील बड़े आराम से। उसका बंद होना सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि जो आईएसआई का जो नेटवर्क है जासूसी का वो खत्म हो सके। किसी पाकिस्तानी का भारत में अब मिलना तुरंत जेल है, अगर वो 48 घंटे के बाद मिलता है कहीं भी, कोई भी, समस्त वीजा हर प्रकार के हो चुके हैं रद्द। यानी इकोनॉमिक नुकसान किसे होगा, तो एक लाइन कौन है, रेड क्लिफ रेखा, किसके बीच में, डूरंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। रेड क्लिफ कहां, पाकिस्तान और भारत। और कहां तक, गुजरात से लेकर और पंजाब तक। कश्मीर में ये लाइन नहीं है, क्यों नहीं है, आपने देख लिया, जब ये लाइन खींची थी उस समय कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं था। और वहां तो कौन सी लाइन है, एलओसी, जो 770 किलोमीटर के आसपास की है, 750 किलोमीटर के आसपास। ठीक, क्लियर, एलओसी। अगला लिखो बस तुरंत यही कहें, ताकि ये वाला हिस्सा खत्म हो तुम्हारा बस। एलओसी क्या है, ये है एलओसी। एलओसी कश्मीर से शुरू होती है और कहां तक है, एक पॉइंट है यहाँ पे, एनजे 9842। क्या नाम, एनजे 9842। तो कश्मीर में यहां से प्रारंभ होकर एनजे 9842 यहां तक है, इस पॉइंट तक लिखो। एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। यह है जम्मू कश्मीर में एनजे 9842 तक स्थित है, एनजे 9842 तक स्थित है। कौन सा पॉइंट है ये, इसी पॉइंट पे है एक ये जगह, कौन सा ग्लेशियर, इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर, कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा लड़ाई का मैदान, सियाचिन ग्लेशियर। तो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर कहां खत्म होती है ये, सियाचिन ग्लेशियर पर। सुनना, तुम चाहे ना लिखना फिलहाल। इसी पॉइंट पर जब ये खत्म होती है तो इससे आगे फिर वही दिक्कत है कि बताओ लाइन ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है। अब हम फिर क्या कह रहे हैं कि लाइन जा रही, इधर की बात ना करो बिल्कुल भी, लाइन जा रही उधर। तो लाइन जा रही है उधर, इसका नाम क्या है, एजीपीएल। क्या नाम है इसका, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन। इतने बड़े मैदान पे बर्फ के हम बैठे हैं ऊपर, दोनों तरफ नीचा है, ये टॉप का मैदान है। ठीक, काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर पाकिस्तान भी नीचाई पे है, चीन भी नीचे है, और हमारा हिस्सा भी नीचे, हम कहाँ बैठे, टॉप पे। यानी ये ऐसी पॉइंट लोकेशन है जहां से हम कर सकते हैं चारों तरफ कंट्रोल। और हमने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इस पे कब्जा किया था, ऑपरेशन मेघदूत 1984, सियाचिन पे। सुनते रहना बातचीत।
अब सियाचिन के पास ही आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ये है वो पॉइंट, ये इतना बड़ा हिस्सा, ये किसका हिस्सा है? ये था पीओके का हिस्सा। और इसका नाम क्या है? सक्सगाम वैली। वैली मतलब घाटी, सक्सगाम घाटी। ये हिस्सा तो किसका है? ये हिस्सा तो पीओके का है, पाकिस्तान के कब्जा वाले कश्मीर का। लेकिन 1962 में हमारी चीन की लड़ाई हुई जिसमें हम हारे, और इसमें कौन खुश हो गया? पाकिस्तान। और किसके पास पहुंचा? अपने अब्बा चीन के पास। क्या बताने के लिए? कि हम इतने खुश है, कुछ ना कुछ दे के मरेंगे पक्का, बताओ क्या लोगे। और ये एरिया 5,000 स्क्वायर किलोमीटर, छोटा मोटा नहीं, गिफ्ट में दे दिया। किसे? चाइना को, 1963 में। 1 रुपये में। कितने में? 1 रुपये में। इसे कहते हैं स्ट्रेटजिक गिफ्ट। 1 रुपये में 5,000 स्क्वायर किलोमीटर आज तक किसका है? चीन का। सक्सगाम घाटी किसके ऊपर है? सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर। और बराबर में कौन है? पीओके। और ये इंडिया वाले कश्मीर का हिस्सा। ठीक। हम अपने बॉर्डर में सब दिखा रहे हैं, आज तक भी सारा हमारा है, मैप पे भी लिख रखा है, जो मैप जारी कर रहे हैं वहां भी है। अगर हमने दिखाना बंद कर दिया तो इसका मतलब भारत सरकार ने दावा छोड़ दिया अपना। तो आज हम ये दिखा रहे हैं हमारा है, कब्जा कर लेंगे बस जब भी समय मिलेगा। ठीक है? किसी कर रहे हैं इंतजार कि कब इनका आटा खत्म हो और हम अपना वापस लें मामला। ठीक। लिखो जरा, क्या चीज? एक्चुअल ग्राउंड पोजीशनिंग लाइन। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशनिंग लाइन है कहां से? NJ9842 से लेकर कहां तक? सक्सगाम वैली तक। ये वाला हिस्सा है। पहलगाम तो बहुत नीचे है, नीचे है। लिखो जरा, इंडिया वाले J&K का हिस्सा 1,06,556 है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो भारत के पास है, 1,06,556 स्क्वायर किलोमीटर। 72,935। कितना बड़ा उत्तराखंड? 53,483। और कितना है? उत्तराखंड जैसा 1.5 राज्य किसके पास है? 72,935 स्क्वायर किलोमीटर। और जो गिफ्ट में दिया कितना है? 5,180 वर्ग किलोमीटर। 5,180 वर्ग किलोमीटर। इसी कश्मीर का एक हिस्सा किसने कब्जा कर रखा है? चिंगमिंग चो, अक्साई चीन। अक्साई चीन 37,555 स्क्वायर किलोमीटर। तो कैसे जम्मू कश्मीर रियासत बटी हुई है, और ये ऐसे 4 टुकड़ों में है जिसका एक टुकड़ा हमारे पास है बस। एक किसके पास है? पाकिस्तान के। थोड़ा है किसके पास है? पता नहीं, कोई चीज कब दिक्कत दे दे। 2013 से चाइना ने यहां से बड़े बड़े हाईवे पास कर दिए हैं, जो हमारे लिए क्या बन गए हैं? सरदर्द। इस LOC वाले पार्ट की राजधानी है मुजफ्फराबाद, बिल्कुल बॉर्डर के पास, जो आतंकवादियों का मेन अड्डा है, मुजफ्फराबाद। और हमारे वाले हिस्से का, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, राजधानी कहाँ? श्रीनगर। ठीक। और अब हमने क्या कर दिया इससे अलग? लद्दाख अलग कर दिया और जम्मू कश्मीर अलग कर दिया। ठीक। ये पूरा हिस्सा ऊपर तक हमने क्या बताया है? ये लद्दाख है। अब यहां से कारगिल वैली से पूरा का पूरा ऊपर का हिस्सा। ठीक। इतने बाद में को डाउट हो बताओ, आगे चलते हैं। 1,15,670, कहीं नोट कर लो। आज
पाकिस्तान और चीन के पास कितना कब्जे में है? 72,935, 5180 और 37,555। 15,670 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया पाकिस्तान और चीन के पास कब्जे में है। ठीक, तो एक बॉर्डर क्लियर। कौन है एलओसी? कोई डाउट हो पूछो तुरंत। ये सक्सगाम वैली एक घाटी है सियाचिन ग्लेशियर के दूसरी ओर। एक रेजेप पहाड़ी सोलो तोरो उसके सेकंड साइड में है। एक बड़ी पट्टी का एरिया है जो चीन के पास आज कब्जे में है, था पाकिस्तान का। 1 रुपये में कितने साल के लिए? 99 ईयर्स के लिए। 99 ईयर्स के लिए सौंप दिया किसे? ठीक, और चीन इस्तेमाल कर रहा है सक्सगाम वैली का। कश्मीर से, कश्मीर से स्टार्ट है। बराबर से इसके पैरेलल कौन बहती है? चेनाब नदी। कौन नदी बहती है? चेनाब नदी। और उसके ऊपर तक कहां है? एलओसी। एलओसी की लंबाई 776 किलोमीटर है। 776 किलोमीटर है। पहले इसका नाम लाइन ऑफ सीज फायर था। पहले इसका नाम लाइन ऑफ सीज फायर था। यह है अखनूर। अखनूर से प्रारंभ होकर NJ9842 तक है। चिनाब नदी का संगम होता है रावी से और उस पॉइंट का नाम है अखनूर। अखनूर से प्रारंभ होकर 776 किलोमीटर की है। अखनूर कश्मीर से प्रारंभ होकर कहां तक है? NJ9842। तो रेड क्लिफ रेखा कौन है और एलओसी कौन है? ठीक, अब चलते हैं आगे। एक और अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है हमारे पास, वहां भी बड़ी दिक्कत है। कौन है वो बॉर्डर? इंडो चाइना बॉर्डर। इंडो चाइना बॉर्डर, भारत चीन। चीन कह रहा है कि हमारी और भारत की सीमा लगती है 4050 किलोमीटर। हम कह रहे लगती नहीं इतनी सीमा, तुम गलत मैप दिखा रहे। ये बताओ अगर मैं लाइन सीधी कर दूं तो लंबाई कौन सी लाइन की ज्यादा है? लंबाई यहां बढ़ रही है और इसकी लंबाई हम क्या कह रहे हैं? तो हम कह रहे हैं, चीन कह रहा है क्या कि ये सारा एरिया टोटल हमारा है, ये पूरी पट्टी का। यहां भी क्या बता रहा है कि ये सारा एरिया ये भी हमारा है। हम कह रहे तुम्हारा है कुछ नहीं, ये जो आउटर लाइन है इसे मानेंगे। हम कह रहे हैं 3288। लगभग कितना? तो कितने का अंतर है लगभग? वो क्लेम कर रहा है कई सौ किलोमीटर की लाइन के ऊपर। अब ये लाइन कैसी थी जरा 1 मिनट लिखते हैं बस। स्टार्टिंग के टाइम पे लकड़ी एक बहुत बड़ा सोर्स थी। क्या? लकड़ी। और यहाँ खड़ी हुई थी बेशकीमती लकड़ी। पूरे वर्ल्ड के अंदर रेलवे के अंदर लकड़ी की भयंकर डिमांड थी। और लकड़ी भी कौन सी?
टॉप क्लास वनों की देवदार आदि की लकड़ियां, सागौन की लकड़ियां जो यहाँ बड़ी मात्रा में है। ठीक, तो अंग्रेजों ने म्यांमार से एक अधिकारी भारत भेजा जिसने भारत में स्थापना की राष्ट्रीय वन सेवा की, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा की। और उसी आदमी ने आने के बाद 1865 में ये स्थापना की और वो उसे कहा जाता है डेट्रिच डेट्रिच ब्रैंडिस, भारत में वानिकी का पिता, द फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री। कौन? डेट्रिच ब्रैंडिस। और उसका पहला काम यही था कि जहां जहां तक भी ये वन संपदा है वहां वहां तक लाइन अपनी बिल्कुल क्या करो, डिमार्केट, चिन्हित करो और अपने अंडर में लो उसे। और वहां कौन अधिकारी खड़े करो? वन के अधिकारी। पहले सेवा का नाम क्या था? इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस, साम्राज्य की वन सेवा, जो काम कर रही थी म्यांमार में भी, भारत में भी और बहुत से कंट्री के अंदर। और वो जैसे भारत में आते हैं, सेवा बनाते हैं, कानून बनाते हैं और एक लाइन खींचते हैं, तब तक चीन चीन नहीं है, तब तक चीन पे चल रहा है दुनिया भर का कब्जा। और मेन हिस्सा कौन है? भारत का 1 इंच बॉर्डर भी चीन के साथ नहीं लगता, सब किससे लगता है? तिब्बत से लगता है। तो तिब्बत के साथ ये लाइन साइन हुई 1914 में और इस लाइन का नाम पड़ा मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। जो मैकमोहन लाइन कहां तक है? बस कहां? अरुणाचल तक, केवल इसी में ही। तो लिखो अगली लाइन, कौन? ये है वो लाइन, मैकमोहन रेखा, भूटान के ईस्ट तक और अरुणाचल तक। जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो कौन है? किबुथु। क्या नाम है? किबुथु। और ये कौन है? भूटान के आगे वाला हिस्सा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। यह 27 अप्रैल 1914 को, 27 अप्रैल 1914 को शिमला में हेनरी मैकमोहन, शिमला में हेनरी मैकमोहन हेनरी मैकमोहन और तिब्बत चीन के बीच की सीमा बनाई गई थी, तिब्बत चीन के बीच की सीमा बनाई गई थी, जिसे बाद में चीन नहीं मानता। क्या कर रहा है? डिनाई, जिसे बाद में चीन नहीं मानता। ठीक, तो मैकमोहन रेखा है अरुणाचल से लेके और भूटान की पूर्वी सीमा तक, मैकमोहन लाइन केवल यहीं तक, बस नॉर्थ ईस्ट में ही। अब पीछे पूरी इस सीमा के जो 3488 किलोमीटर लंबी है हमारे अनुसार, इस पूरी सीमा के ऊपर कितने सेक्टर हैं? 3। एक है ईस्टर्न सेक्टर जिसमें मैकमोहन रेखा है, विवाद का विषय। सेंटर यहाँ नेपाल है बीच में, यहाँ कौन है? ये पॉइंट है उत्तराखंड पे और ये पॉइंट है हिमाचल पे। और यहाँ कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ विवाद है सीमा को लेकर ही, ये विवाद है। ये विवाद क्या है सुन लो तुम, तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। बातचीत, तुम्हारे कंट्री की हिस्ट्री पता होना बहुत जरूरी है कि ये सब भारत कब्जे में था, किसी कब्जे में नहीं था। इतना हिस्सा क्या चला गया था? और 1962 की वार के बाद यहां युद्ध हुआ बहुत भयंकर। ठीक, अक्टूबर 1962 में
लड़ाई हुई बिना किसी चेतावनी के, इधर 3000 की फोर्स और इधर बस 123 आदमी। ठीक, 123 आदमी ने किसे हरा दिया? 3000 को। 3000 आदमी। कहाँ की सेना? यादवों की सेना। गुरुग्राम गुड़गांव के पास रेवाड़ी पड़ता है, वहां की थी बटालियन। पानी वानी पी ले, कुछ तो सो गए। जाग देखो तो पढ़ा सके कोई आदमी? भाई आंख खोल लियो, पानी वानी पी लियो, कभी कभी ऐसा हो जा। क्लियर बातचीत? सोने वाले तो बात भी नहीं चल रही, यहाँ तो मार काट मची पड़ी। पहले तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, पता नहीं तुम किताब पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, कम से कम ये सुन लो। पहले लड़ाई चली 1 हफ्ता, और बिना किसी तैयारी के, बिना ढंग के पूरे अच्छे कपड़े, ना पूरी सामग्री, ना पूरा खाना, तब भी 123 आदमी मेजर शैतान सिंह के अंडर में लड़े कि जिसका मन करता वापस चला जाए, हम तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे और अपने देश की 1 इंच जमीन जाने नहीं देंगे। यहाँ 2 हवाई पट्टियां थी, जिसमें से एक का नाम था चुसूल। उसी हवाई पट्टी पे कब्जा करना कौन चाह रहा था? कि कभी भारत अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करके सारा तिब्बत कब्जा कर ले। हम बैठे टॉप पे और तिब्बत है घाटी, टॉप से विमान उड़ेंगे, आराम से यहाँ आएंगे, और वो आएंगे घाटी में से टॉप पे। उन पे ऐसा एक भी विमान नहीं था एयरफोर्स का चीन के पास जो हिमालय पे उड़ भी जाए। उतनी हाइट पे ऑक्सीजन नहीं है, इंजन रहता है चोक, और बम लेके उड़ना संभव ही नहीं है। तो भारत ने अपनी सेना का इस्तेमाल नहीं किया, एयरफोर्स का, और हमारे सैनिकों ने जान दी। 123 ने, एक भी पीछे नहीं हटा, और सबको मारा। 1 हफ्ते बाद हमने पूरा एरिया बचा दिया। कितना है बड़ा? 37,555 स्क्वायर किलोमीटर। इतने बड़े यूरोप में बहुत से देश भी नहीं है। लेकिन उसके बाद तनाव आगे ना बढ़े, 2 हफ्ते बातचीत चलती रही, और 2-3 हफ्ते की बात के बाद जो चीन के उस समय के प्रधानमंत्री थे चावन लाई, चावन लाई, उन्होंने कहा कि कर लेते हैं एग्रीमेंट। इस फ्रंट पे हम जीत गए, और एक फ्रंट पे हमारी भयंकर हार हुई। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। चीन आ गया 60 किलोमीटर अंदर तक, 60 किलोमीटर आसाम के पास तक, और क्या कहने लगे कि ठीक है 20-20 किलोमीटर पीछे हट जाएंगे बस। हमने मानने से मना कर दिया, और यूएसए को क्या लिखे लेटर, रिचर्ड निक्सन, कि चीन वाले दिक्कत कर रहे हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत है। उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं पे तो हमें गुस्सा रखा बहुत तकड़े वाला, हम तुरंत आ लिए, बस तुम फटाफट तैयार रहो। जैसे ये पत्र किसे मिला? राष्ट्रपति का, कि अमेरिकी वायुसेना और थल सेना भारत के लिए लड़ेगी। तो चीन वाले खुद ही घर भाग गए कि हमें तो मम्मी बुला रही, चाव में बना रखी, हम तो बाद में आएंगे। ठीक क्या? यानी अपने आप ही अगले बार 2-3 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते वार हुई, और ये समाचार जैसे ही बाहर आया, वो खुद ही घर भाग गए। क्या तो कह रहे थे 20 किलोमीटर, सारे हथियार सेना सब साफ, बिल्कुल एकदम पूरा खाली अरुणाचल प्रदेश, समाचार सुनते ही। ठीक, लेकिन इसके बावजूद भी हमने इस पे कब्जा नहीं लिया। देहरादून के उस समय के सांसद महावीर त्यागी, उन्होंने लोकसभा में प्रश्न पूछा नेहरू सरकार से कि जब चौकियां खाली हैं सरकार कब्जा क्यों नहीं ले रही? जब चौका खाली हैं तो उन पे अपना कब्जा तो लो एक बार, इतना बड़ा एरिया है। ठीक, तो सरकार का जवाब ये था कि ये तो उजाड़ बंजर एरिया, यहाँ कुछ नहीं होता, ना कोई यहाँ आदमी है, कब्जे की आवश्यकता नहीं है। और फिर काफी लंबे समय बाद चीन ने कब्जे में ले लिया एरिया। और महावीर त्यागी का जवाब क्या था? कि मेरे सर पे एक भी बाल नहीं है, गंजा है, कुछ होता तो यहाँ है ही नहीं, क्या चीन को दे दें इसे भी? यानी कि जैसा भी कैसा है आपका तो है, आप जो आपकी चौकियां हैं क्या लो इनके ऊपर, कब्जा तो लो। और बाद में उसी दिन से आज तक किसके पास है ये? चीन कह रहा है कौन है? दक्षिणी तिब्बत। क्या कह रहा है ये? कि ये दक्षिणी तिब्बत है, और इस बॉर्डर का नाम रखा फिर LAC। अभी सीमा तय ही नहीं हुई है, क्या कहा बस? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसके अंडर में जो है वास्तव में बस वो वहां खड़ा है। और फिर तब से लेके इस लाइन का नाम क्या है?
अब यहां हमारा, तुम मैप में देख पा रहे एक पॉइंट, ये इस धरती का, इस पूरे अर्थ का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है ये, वो भी सैन्य हवाई अड्डा, जहां मिलिट्री है, भारतीय वायुसेना है, उसकी हवाई पट्टी है हमला करने के लिए। तो दोनों तरफ पाकिस्तान और चीन, बीच में कौन है? इंडियन एयरफोर्स, और सबसे बड़ा एयरबेस है। यहां हमने दोबारा बना दी एक रोड, और रोड का नाम क्या रखा? DSDBO। क्या रखा है नाम? DSDBO जी। कुछ पूछ रहे थे क्या? DSDBO, दरबुक, श्योक, दौलत बेग ओल्डी। दरबुक, श्योक, दौलत बेग ओल्डी। अब ये हाईवे जा रहा है बराबर बराबर से, बिल्कुल LOC के एकदम, जिससे कौन बौखलाए बैठा? चाइना। ये हवाई पट्टी क्या हो चुकी है दोबारा फिर से चालू, 50 साल बाद। और इस चक्कर में है कि ये हाईवे रुक जाए, किसी प्रकार से विवाद खड़ा करो, झगड़ा करो। क्या हुआ? 15 जून सन 2020 को गलवान घाटी का हमला, इसी हाईवे के ऊपर रुकवाने के लिए। लेकिन हाईवे बन के तैयार है, ताकि सेना के सारे हथियार से सब कहां पहुंच जाए? टॉप पे। जिस दिन ये छीनना हो तो बहुत आसान है इसे कब्जा करना। कहां से? दौलत बेग ओल्डी से। ठीक। तो LAC कहां है? LAC कहां है? पश्चिमी सीमा के ऊपर कौन है? LAC। और पूर्वी में कौन है? मैकमोहन रेखा। ये तो LOC, ये है LAC। और जो कौन सा बॉर्डर था? अरुणाचल, वहां कौन थी? मैकमोहन रेखा। तो ये है वो बात विवाद की, जहां विवाद अभी चल रहा है। हम कह रहे हैं यहां चेक करो भाई जरा एक बार, ये है हमारा बॉर्डर। वो कह रहे हैं नहीं, बॉर्डर तो ये है सीधा यहां। ठीक। तो ये क्या है? LAC। ये कौन है? LOC। ठीक। और ये कौन है? मैकमोहन रेखा। लिखो दोनों बातें। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यह है लद्दाख में, अब जम्मू कश्मीर नहीं, अब कौन है? यह है लद्दाख में। अक्साई चीन क्षेत्र में स्थित है। लद्दाख में अक्साई चीन क्षेत्र में स्थित है। जो भारत और चीन के मध्य विवादित है, जो भारत और चीन के मध्य विवादित है, भारत और चीन के मध्य विवादित है। ठीक, क्या बातचीत? कौन है डुरंड रेखा? कौन है LOC? कौन है LAC? कौन है मैकमोहन रेखा? ठीक। अगली लाइन, एक और लाइन है किसके बीच? ये रहा कौन? बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जिसके साथ है वो कौन है? बांग्लादेश। कितनी? 4096 स्क्वायर किलोमीटर। 4096 किलोमीटर, नॉट स्क्वायर किलोमीटर। ठीक। यानी इतना लंबा बॉर्डर किसके साथ में? हमारा बांग्लादेश के साथ। और इस लाइन में से एक लाइन जो त्रिपुरा के साथ है, इसे कहते हैं ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन। भारत का कौन सा स्टेट है? त्रिपुरा। और यहाँ कौन है? बांग्लादेश। भारत के किस स्टेट की राजधानी अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 मीटर दूर है बस? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। कौन? अगरतला। ठीक। तो त्रिपुरा के साथ कौन है? ग्रीन लाइन। तो डुरंड रेखा
ठीक। रेड क्लिफ रेखा, एलओसी, एलएसी, मैकमोहन रेखा और ग्रीन लाइन, ये क्या है? भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। इससे आगे देखते हैं कल।